Hello. Now today we are discuss the difference between electric field due to point charge and electric field of dipole. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट की थी। सो दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इक्वेटर पे और एक्सिस पे। नाउ हियर फर्स्ट पॉइंट इज इट इज रेडियली इनवर्ड और ये आउटवर्ड, लेकिन फॉर डाइपोल इट्स नॉट रेडियल, क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो सभी वेक्टर बाहर की ओर ड्रॉ होते हैं, नेगेटिव होगा तो अंदर की ओर होते हैं। लेकिन डाइपोल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होगा और इसलिए वो रेडियली आउटवर्ड या इनवर्ड ऐसा नहीं बता सकते। सेकेंड पॉइंट, इट डिक्रीज अकॉर्डिंग टू 1/r² फॉर पॉइंट चार्ज। लेकिन कल हमने जो कंप्लीट किया था फॉर डाइपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस। Now third point, its electric field line are linear, but for dipole electric field line are not a linear. बाद में नंबर फोर्थ, in its electric field the electric potential is zero at infinite distance. अब ये तो सेकेंड चैप्टर में पता चलेगा, लेकिन डिफरेंस में हम याद रखेंगे। in its electric field the electric potential is zero at infinite distance. लेकिन सपोज डाइपोल के लिए लिखना है तो in its electric field the electric potential is zero at every point on equator. तो डिफरेंस याद इसलिए रखेंगे, 2 मार्क्स क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द पोलर एंड नॉन पोलर मोलिक्यूल्स। ओके, ये एमसीक्यू वाली पोर्शन है। द मोलिक्यूल्स इन विच the centers of positive charge and negative charge lies at the same point, therefore the dipole moment is zero, are called a non-polar. 11th में पढ़ा था ये, सॉलिड की प्रॉपर्टीज जब पढ़ाई थी तब क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप्स लिखी थी, मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड में लिखा था कि पॉजिटिव नेगेटिव के सेंटर जब कोइंसाइड हो जाएंगे तो उसको हम नॉन पोलर बताएंगे। वहाँ एग्जांपल दिया था H2O2N2, यहाँ दो और एग्जांपल है CO2 एंड CH4 अदर एग्जांपल, लेकिन बाद में H2O2N2 भी आप याद रखेंगे। They develop a dipole moment when an electric field is applied, but in some molecule the center of negative charge and positive charge do not coincide, therefore they have a permanent electric dipole moment even in absence of electric field. Such molecule are called polar. Example is H2HCl, और 11th में हमने इसमें एक और लिखा था NH3। तो ये दो पोर्शन होंगे इसमें, पोलर और नॉन पोलर। पोलर के एग्जांपल, नॉन पोलर के एग्जांपल। ओके, नॉन पोलर की जो बॉन्ड है वो वैन डर वाल्स है, पोलर में जो होता है वो डाइपोल डाइपोल होता है। ये सभी इंफॉर्मेशन 11th में थी और ये इससे बनाया गया है। देन ओके, obtain the expression of torque acting on electric dipole in uniform external electric field. ओके, ये प्रॉपरली कंपलसरी आपको याद रखने वाली थियरी है कि आप यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड के अंदर जब इलेक्ट्रिक डाइपोल रखेंगे, ओके, तो टॉर्क कितना लगेगा। अब यहाँ चेक करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है, और जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगी। वो वेक्टर पी करके लिखा है और एरो भी ड्रॉ किया है। सो वेक्टर ई और वेक्टर पी के बीच के एंगल वो थीटा है। अब डाइपोल के अंदर दो इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे,
plus q and minus q. Now force acting due to electric field on positive charge is QE in upward direction. Similarly, force acting on minus q due to external electric field is a minus q downward direction. Q is minus q is downward direction. Okay, statement पढ़ेंगे. Consider a permanent dipole of dipole moment vector P in uniform external field E as shown in figure. There is a force QE on positive Q and force minus Q on minus Q. The net force on the dipole is 0. वो कैसे? तो plus Q और minus Q both are same magnitude. Plus Q and minus Q both are same magnitude. So QE and minus Q also have a magnitude same. Okay, both are in opposite direction. Clear? So equal magnitude but opposite direction. So resultant 0. तो लिखा है the net force on the dipole is 0. And since vector E is वो क्या होगा? यूनिफॉर्म. इस यूनिफॉर्म ऐसा लिख के दिया है. E यूनिफॉर्म है इसलिए दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे और इक्वल ऑपोजिट होंगे तो रिजल्टेंट 0 होगा. ओके, लेकिन लिखा है however the charge are separated so the force act at a different point, the resultant in a torque on the dipole. इसका मतलब क्या बताना चाहते हैं कि दोनों के ऊपर लगने वाली फोर्स इक्वल है, ऑपोजिट है, बट नॉट अ कोलिनियर. जब कोलिनियर नहीं होता तो कपल फोर्स बनता है और कपल से टॉर्क प्रोड्यूस होता है. व्हेन द नेट फोर्स इज 0, द टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन. जब फोर्स 0 है तो टॉर्क इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन. तो मैग्नेट ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नेट ऑफ ईच फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस. क्लियर? ओके, यहाँ चेक करो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस कैलकुलेट करना है. तो एक ट्राइंगल जैसा बनेगा, जिससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. उन लोगों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस से लिखा है उसे 2a sin थीटा. मतलब प्लस क्यू ई वाली लाइन माइनस क्यू लाइन के बीच में जो लाइन जाएगी, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैट इज 2a sin थीटा. एंड देयरफॉर सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज क्यू ई इनटू perpendicular distance is a 2a sin theta, and therefore the multiplication is 2qae sin theta. Now the direction is normal to the plane of paper coming out it. Okay, यहाँ चेक करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपर डायरेक्शन में है, वेक्टर पी की डायरेक्शन दी, वो भी वेक्टर है, दोनों के बीच के एंगल थीटा. जब दो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो इसका मतलब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होगा. और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के लिए रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी की जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड रूल स्क्रू से हम कंप्लीट कर सकते हैं. यहाँ उन लोगों ने बताया कि टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई. ऐसा कैसे लिखा? तो 2aq इज इक्वल टू पी. तो इक्वेशन बनता है टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा. पी और ई बोथ वेक्टर, पी एंड ई बोथ वेक्टर और इनटू साइन थीटा, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा. तो टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा. दिस टॉर्क विल टेंड टू एंड द डाइपोल विथ द फील्ड ई. अब देखो एक चीज़ है, इस टॉर्क से टॉर्क लगेगा तो क्यू ई अपवर्ड है, माइनस क्यू डाउनवर्ड है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डाइपोल रोटेट होगी. और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डाइपोल रोटेट होगी तो वो डाइपोल फील्ड को पैरेलल हो,
जब डायपोल फील्ड को पैरेलल हो जाएगी तो थीटा जीरो हो जाएगा, और जब थीटा जीरो हो जाएगा तो टॉर्क भी जीरो होगा, बिकॉज साइन जीरो इक्वल टू जीरो। अब एक चीज और, explain the force acting on an electric dipole when it is placed parallel or antiparallel to the electric field. Okay, when vector P is parallel to E or antiparallel to E, in either cases the net torque is zero, but there's a net force on the dipole if E is not zero. इसमें क्या लिखा, P और E पैरेलल होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, तो साइन जीरो साइन 180 ऑल्सो जीरो, मतलब टॉर्क जीरो हो जाता है लेकिन फोर्स जीरो नहीं होता। अब डायग्राम चेक करो तो उसमें लिखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन के अंदर डायपोल रखी, माइनस क्यू पे लगने वाली फोर्स और प्लस क्यू पे लगने वाली फोर्स दोनों ऑपोजिट है, तो बताया कि नेट फोर्स प्लस की ओर लगेगा। डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड जो है उस डायरेक्शन में डायपोल पे फोर्स लगेगा, मतलब जिस ओर फील्ड इंक्रीज होते उस डायरेक्शन में फोर्स। कब, जब दोनों पैरेलल है। जब दोनों एंटी पैरेलल होंगे तो दोनों चार्ज पे लगने वाली फोर्स वो भी अपोजिट है लेकिन इनसाइड है, तब आपको जो फोर्स मिलेगा वो डिक्रीज वाली डायरेक्शन में जाए और फील्ड डिक्रीज होगी, इस ओर मोशन करेगा। Isn't it saying that vector P is parallel to E, the dipole has a net force in the direction of increasing field, but vector P and E are antiparallel. The net force on the dipole is in direction and decrease field. Vector P is antiparallel to E. The net force on the dipole is in direction of decreasing field. In general, the force depends on the orientation of P with respect to E. ये भी पोर्शन MCQ का था, सिर्फ आगे वाली टॉर्क की जो क्वेश्चन है वो हमको कंप्लीट करनी पड़ेगी। एक और रीज़न दिया कि ये पहले आंसर इन वन सेंटेंस में बहुत पूछा जाता था, लेकिन यहाँ लिखा है द स्मॉल एंड लाइट पीसेस ऑफ पेपर आर अट्रैक्टेड बाय द कॉम रन थ्रू अ ड्राई हेयर। ड्राई हेयर में कॉम रन करेंगे, प्लास्टिक कॉम, और हम स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर इसको हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है द कॉम रन ड्राई हेयर acquire the charge through a friction, but the paper piece have no charge. The charge को जब पीस के नज़दीक लाएंगे आप, पेपर पीस के नज़दीक, तो पेपर पीस के अंदर पोलराइजेशन हो जाता है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक बार चले जाएंगे और कॉम के नज़दीक पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब कॉम की जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर डायपोल क्रिएट हो, इसके नज़दीक डायपोल क्रिएट होगी। फिर से बोल रहा हूँ, कॉम की जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके नज़दीक वो डायपोल क्रिएट होगी, और जब डायपोल क्रिएट होगी तो पहले वो रोटेट भी होगी, मतलब वो पेपर पीस रोटेट भी होंगे और बाद में कॉम की ओर मोशन स्टार्ट करेंगी। इसमें लिखा है द चार्ज कॉम पोलराइज द पीसेस ऑफ पेपर induce the net dipole moment in the direction of field. Further, the electric field due to comb is not uniform. In this situation, it is easily seen that the paper should move in the direction of the comb. मतलब जो कॉम की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कॉम की इलेक्ट्रिक फील्ड वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब डायपोल रखी जाएगी तो रोटेट भी होगी और कॉम की ओर भी जाएगी, मतलब टॉर्क भी प्रोड्यूस होता है और लीनियर मोशन मतलब फोर्स भी होता है।
ओके, मैं सिर्फ आज इतना ही कंप्लीट करवा रहा हूँ, क्योंकि उसके साथ मैं आपको एक वीडियो सेंड कर रहा हूँ। जो कल एक्सप्लेनेशन में आपको डाउट रहे हो तो उस वीडियो देख के कंप्लीट कर लेना। ये हम नेक्स्ट एक्सप्लेन द चार्ज डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करके दूंगा। लेकिन आज इतना ही वीडियो पहले कंप्लीट, मतलब आप पढ़ लेना। बहुत कम पॉइंट्स है, लेकिन उसके साथ जो वीडियो बता रहा हूँ वो कल जो मैंने एक्सप्लेन किया था, इसमें जब सबको एक्सप्लेनेशन में या सिंप्लीफिकेशन में डाउट था, तो जो भी वीडियो भेज रहा हूँ उस वीडियो को आप एनिमेटेड वीडियो को चेक कर लेना, तो अपने आप आपकी डाउट सॉल्व हो जाएगी।